हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन या आने वाले 2 सेशन और हम इसी मोड से लेंगे, क्योंकि गांव आ गए हैं होली की छुट्टियों में, तो आपका सेशन उस मोड से नहीं हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इजराइल ईरान संघर्ष की पृष्ठभूमि। आप जो संघर्ष इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में देख पा रहे होंगे, खासकर इंडियन मीडिया की बात करें तो इंडियन मीडिया तो एक ही पक्ष को लेकर चल रहा है, एक ही तरीके दिखाए जा रहे हैं। एक्चुअल में कंडीशन कुछ और है। ये साइकोलॉजिकल वारफेयर का एक हिस्सा है। आपको बता दें कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, जैसा आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के समय भी ऐसा ही ट्रेजिडी टाइप की चीज़ें दिखाई गई थी कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुस गए हैं, हम पाकिस्तान के कराची बेस को तबाह कर चुके हैं, थोड़ी देर में हम लाहौर पहुंचेंगे या थोड़ी देर में हम इस्लामाबाद पहुंचकर वहां पर अपना झंडा लगा देंगे। तो ये चीज़ें मीडिया की पृष्ठभूमि में काफ़ी धुंधला सा दिखता है, तो उस पर आप गौर न करें। हकीकत थोड़ा अलग है। इतना भी सरप्लस नहीं हो गया है अमेरिका अभी इजराइल ईरान संघर्ष में। ईरान के बारे में आपका एक प्रॉपर वीडियो इसका सीरीज सर ने रिकॉर्ड किया था, जो हमारे चैनल पर मौजूद है। उसे जाकर देखें, आपको पता चलेगा कि ईरान कमज़ोर नहीं है। ईरान के पास मधुमक्खियों का जाल है। यानी कि आप ये समझिए कि आपके पास एक गिद्ध है, 2 गिद्ध हैं, या 4-5 बाज मान सकते हैं आपके पास हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के पास लाखों करोड़ों की संख्या में तितलियां हैं। एक साथ अगर करोड़ों तितलियां एक तरफ बढ़ती हैं तो बड़ा से बड़ा बाज भी उनका सामना नहीं कर सकता है। वर्तमान सिनारियो ऐसा ही कुछ है। हालांकि जो न्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग ऐसा है कि खामनेई की असैसिन कर दिया गया है, खामनेई की हत्या कर दी गई है, लेकिन ये भी साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि खामनेई पे अटैक होने से पहले मीडिया में क्या कुछ चल रहा था। तो मीडिया में ये चल रहा था कि खामनेई छुपे हुए हैं, खामनेई बंकर में हैं, खामनेई का गुप्त ठिकाना है। तो इस तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं खामनेई को चारा डाला जा रहा था कि हम नहीं जानते हैं कि आप कहाँ हैं, जबकि सबको पता था। सबको कहने का मतलब है अमेरिकन एजेंसी और मोसाद को ये बात पता थी कि खामनेई क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं। कुछ और खबरें ऐसी आती हैं कि मोसाद ने ये ऑपरेशन 20 साल पहले स्टार्ट किया था। 20 साल में उन्होंने कुछ डॉक्टर्स को तैयार किया, कुछ इंजीनियर्स को तैयार किया, उन्हें मिलिट्री कॉर्प में, जो ईरान की IRGC है, उसमें उनकी भर्ती करवाई। मेडिकल में उनको डॉक्टर बनाया, आर्मी हॉस्पिटल में उनको पोस्टेड करवाया, वहाँ पर वो डेंटिस्ट बने और उन्होंने ईरान के टॉप लीडर्स के दांतों की सफाई करते हुए, दांतों की फिलिंग करते हुए उनके अंदर माइक्रोचिप्स पुट कर दी, जिसके माध्यम से जब ये पता लग गया कि सारे के सारे लीडर एक ही जगह पे हैं, तो वहाँ पर हमला किया गया और सबको समाप्त कर दिया गया। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये समय बताएगा। कुछ ऐसे सोर्सेज भी हैं जिनके अकॉर्डिंग ये ईरान की तरफ से अब की बार साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ही हिस्सा है। यानी ईरान इस बार अमेरिका के साथ साइकोलॉजिकल वॉर कर रहा है। इसका मतलब कि एक धड़ा ये मानता है कि खamenei अभी जिंदा हैं और कहीं पर सुरक्षित हैं और वहीं से कमांड दे रहे हैं और युद्ध को संचालित कर रहे हैं। हालांकि ये तो बात की बात है कि क्या इसके पीछे निकलता है। बात करते हैं कि संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या है। तो 1979 के पहले ईरान और इजराइल और अमेरिका, इन तीनों के जो संबंध थे वो काफ़ी मजबूत थे। फ्लो एंड फ्लावर समझौते के तहत तकनीकी और तेल का आदान प्रदान होता था। ये इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लो एंड फ्लावर समझौता डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आपसे, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा अलग से जाके। फ्लो एंड फ्लावर समझौते के तहत तेल का आदान प्रदान किया जाता था इन तीनों राष्ट्रों के मध्य, तो काफ़ी कुछ अच्छा था। और ईरान भी एक आधुनिक मॉडर्न समाज की बात करते हैं उस तरह से था। वहाँ पर जो इस्लामिक कानून हैं वो इस तरह से लागू नहीं थे जैसे वर्तमान में थे। यानी हिजाब जैसा मुद्दा हो गया या महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे हो गए, महिलाओं के साथ जो बर्ताव इस वक्त ईरान में हो रहा था, यानी जो शरिया का कानून था या इस्लामिक कानून था, वो उस वक्त लागू नहीं था। लोग काफ़ी ओपन माइंडेड थे, लेकिन समय ने करवट ली। 1979 की इस्लामिक क्रांति होती है। शाह मोहम्मद रजा, इनका नाम ध्यान रखिएगा। जो पहलवी साहब थे, इनको सत्ता से हटाया गया। ईरान एक धर्मतांत्रिक राज्य बना और अमेरिकी विरोध, इजराइल विरोधी भावनाएं इसमें उभर कर सामने आ गई। आपको बताते चलें कि ईरान धर्मतंत्र जब बनता है उस वक्त जो खामनेई हैं, इनको सत्ता में लाया जाता है। इनको इस वक्त ये ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसके चीफ थे।
ये सत्ता में आते हैं और शाह मोहम्मद रजा यहाँ से भागकर यानी ईरान से भागकर अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका उनको शरण देता है। अमेरिका क्यों शरण देता है, आप इसको रिलेट करिए। यही चीज़ें होती हैं, आपको रिलेट करना होता है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप उनमें रिलेटिव आंसर देने की स्थिति में होते हैं। ठीक वैसा ही जैसा आज बांग्लादेश में जब अभी पिछले वर्ष सत्ता परिवर्तन होता है, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जब भागती हैं और भागकर वो भारत में शरण लेती हैं तो भारत उनको शरण देता है। ठीक ऐसे शाह मोहम्मद रजा पहलवी 1979 में भागे थे यहाँ से, इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान से भागते हैं और जाकर शरण लेते हैं अमेरिका में। जैसे आज हमने बंगाल की पीएम को, बांग्लादेश की पीएम को हमने शरण दे रखी है। आने वाले 20 साल बाद एक गुट इस बात से नाराज़ होगा भारत से, अभी भी नाराज़ है, ऐसा नहीं है कि नहीं नाराज़ है। वो जो गुट है वो नाराज़ था कि भारत ने क्यों शरण दे रखी है। तो हो सकता है आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के संबंध हैं इसी आधार पर कटुतापूर्ण हो जाएं और समय के साथ इनमें किस तरह के परिवर्तन आए देखने वाले होंगे। हालांकि 1979 की इस्लामिक क्रांति ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी को भगा दिया यहाँ से। उन्होंने अमेरिका में शरण ली, जिसके विरोध में ईरान में एक गुट पैदा हुआ जिसने अमेरिका का विरोध करना शुरू हुआ। यहाँ से एक नई बात आती है, अमेरिकी दूतावास में बंधक संकट। अमेरिकी ईरान संबंधों को पूरी तरह से तोड़ दिया। एक बंधक संकट आता है। इतिहास की दृष्टि से आपको ये बात जाननी चाहिए, क्योंकि इस वक्त इतना ज़्यादा ये करंट में ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है, आपको इसकी छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान देना है। ये ईरान होस्टेज क्राइसिस जो होता है, यह संकट आधुनिक भू राजनीति यानी जियो पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। क्या हुआ था, ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद प्रदर्शनकारियों ने तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। तेहरान में जो इनका बेस था, इनका दूतावास था यूएसए का, उस पर कुछ स्टूडेंट्स थे ईरान के, उन स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था जिसने जाकर वहाँ पर कब्जा कर लिया। आपको बताएं कि वहाँ पर 52 अमेरिकी अधिकारी थे, अमेरिकी राजनयिक थे उस दूतावास में। आप इसको रिलेट कर सकते हैं, अगर अपनी आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री की एक घटना से रिलेट करेंगे तो आपको याद होगा कि उन्होंने, मैं मिस कर रहा हूँ, बंगाल में भी प्लासी का युद्ध संभवतः प्लासी का युद्ध इसी बिहार पे हुआ था कि 146 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। मिस हो रहा है, अभी मैं कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूंगा। इसको रिलेट करिए उसी तरह से कि यहाँ पर 52 यूएसए के राजनयिकों को अरेस्ट कर लिया गया था, उनको हॉस्टेज बना लिया गया था। उसका परिणाम क्या हुआ, ये हॉस्टेज सिचुएशन कितने दिन तक रही, तो 444 दिन। ये डाटा भी याद रखिएगा, छोटी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। 444 दिन तक इन 52 अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बनाकर रखा गया। अमेरिका और ईरान के संबंध हमेशा के लिए टूट गए। ऑपरेशन ईगल क्लॉ की विफलता ने अमेरिकी सैन्य रणनीति को बदलने पर मजबूर किया। अमेरिका ने ऑपरेशन ईगल क्लॉ स्टार्ट किया कि हम इनसे निपट लें, लेकिन उसमें असफल रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका ने अपनी सैन्य रणनीति को बदलने पर निर्णय ले लिया और परिणाम आप देख ही रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। संघर्ष गहराता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान का दृष्टिकोण पहले समझ लीजिए। ईरान का मानना है कि उसके क्षेत्रीय प्रभाव को कमज़ोर करने की एक सुनियोजित कोशिश हो रही है। हमास और हिजबुल्लाह पर हमले इसकी रणनीति का हिस्सा हैं। यानी हमास संगठन आपको पता है कि ये पोषित है, ईरान से पोषित है। हिजबुल्लाह संगठन ईरान से पोषित है। तो ईरान हमास और हिजबुल्लाह को कमज़ोर करके क्षेत्रीय स्तर पर ईरान के प्रभाव को कमज़ोर किया जा रहा है। ये ईरान का दृष्टिकोण है। जबकि इजराइल के दृष्टिकोण की बात करेंगे तो इजराइल कहता है कि इजराइल ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है और उनके विरुद्ध सक्रिय कार्रवाई करना चाहता है। अमेरिका द्वारा हूती विद्रोहियों को कमज़ोर करना इस क्षेत्रीय समीकरण को और जटिल बनाता है। आपको पता है इस वक्त हूती विद्रोहियों का किस तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है इस क्षेत्र में। तो अमेरिका द्वारा हूती विद्रोहियों के कमज़ोर करना इस क्षेत्रीय समीकरण को जटिल बनाता जाता है, आगे जटिल करता जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी लैट्स फंड का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण, आज के द हिंदू में इस पर एक पूरा आर्टिकल है। एमपी लैट्स एक फंड, यानी जो हमारे एमपी होते हैं, जो हमारे माननीय होते हैं, उनका एक फंड होता है जिसका ये आधार होता है कि आप अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास के लिए इस फंड का उपयोग करेंगे।
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना इसका नाम है। यूपीएससी इस पे पहले भी प्रश्न पूछ चुका है, इसके एग्जैक्ट इसके फिगर पे प्रश्न पूछा था उसने कि कितना इसके अंदर अमाउंट होता है, इस तरह की चीज़ें पूछी थी। तो अभी फिर से चर्चा में है। जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों के लिए दिए जाने वाले फंड में हुई अनियमितताओं का खुलासा होता है। इन अनियमितताओं के खुलासे का विश्लेषण अब हम इस सेशन में करने वाले हैं। एमपी लैट्स चौंकाने वाले तथ्य। चौंकाने वाले तथ्यों की बात करें हम तो 21 सांसद ऐसे मिले हैं। इस विश्लेषण की बात कर रहे हैं हम तो 21 ऐसे सांसद हैं। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास को हम फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अभी जहाँ से अभी हम आपको स्क्रीन दिखा रहे हैं यहीं तक ही क्लास रिकॉर्ड हो पाई थी। इसके कुछ हुआ वो क्लास बंद हो गई। मैंने पूरा सेशन ले लिया था आपका। जब मैं वापस वीडियो अपलोड करने जा रहा था तब मुझे दिखा कि हमारा सेशन अधूरा रह गया। तो फिर से यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। एमपी लैट्स चौंकाने वाले तथ्यों की बात करेंगे तो 21 सांसद ऐसे मिले हैं जिन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर इस फंड का उपयोग किया है। अच्छा, ये 21 सांसदों में से जो 84% सांसद हैं वो उन्होंने अपने इस फंड का प्रयोग उत्तर प्रदेश यानी एक ही राज्य में किया है। अगर ऐसा हुआ होता तो 21 ऐसे सांसद मिले होते जिन्होंने अपने फंड का उपयोग किसी अन्य अपनी निर्वाचन क्षेत्र से इतर कहीं अन्य किया होता, जबकि वो 21 विभिन्न राज्यों की स्थिति होती या एक से दो या दो से अधिक राज्यों की स्थिति होती तो हम ये मानते कि हो सकता है कोई बात हो। लेकिन बात इसलिए पॉइंट करती है क्योंकि 21 सांसदों में से 18 से अधिक सांसदों ने केवल उत्तर प्रदेश में अपने इस फंड का प्रयोग किया है। इसको इस तरह समझिए कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस वक्त वो असम से राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य थे, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे। तो आपको बताएं कि राज्यसभा का सदस्य होने के नाते उन्हें अपने अगर फंड का उपयोग करना था तो उन्हें अपने असम राज्य में ही इसका उपयोग कर सकते थे। दिल्ली में जैसे वो रहते थे तो दिल्ली में इसका उपयोग नहीं कर सकते थे। इसके पीछे कुछ नियम है, उनकी हम बात करेंगे। 1 करोड़ रुपए अगर कुछ अपवाद भी दिए गए हैं कि 50 लाख रुपए तक का अगर सांसद सालाना दूसरे क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख रुपए ही खर्च कर सकते हैं अपनी राहत कोष से, जबकि अगर कोई आपदा की स्थिति बनती है तो 1 करोड़ रुपए तक आपदा पुनर्वास के लिए अन्य क्षेत्र में अधिकतम 1 करोड़ रुपए वार्षिक रूप से दे सकते हैं। ये दोनों ही बातें सालाना तौर पे हैं, यानी 50 लाख की जो अपवाद सीमा है वो भी सालाना तौर पे है, जबकि 1 करोड़ की सीमा भी सालाना तौर पे है। तो ये सवाल उठता है कि जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश से कम है वहाँ के सांसद अपना फंड यूपी में क्यों खर्च कर रहे हैं। एमपी लैट्स फंड के नियमों की बात करेंगे तो लोकसभा सांसद केवल अपने निर्वाचक जिले के भीतर ही काम को करते हैं, अनुशंसा करते हैं। राज्यसभा सांसद केवल उस राज्य के भीतर कार्य अनुसूचित कर सकते हैं जहाँ से वे निर्वाचित हैं। यानी लोकसभा का जो सांसद है वो अपने निर्वाचन जिले में ही उस फंड को खर्च कर सकता है, जबकि राज्यसभा का सांसद उस राज्य के भीतर किसी भी जिले में अपने फंड का उपयोग कर सकता है। मनोनीत सदस्यों को इस स्वतंत्रता होती है कि वो देश में कहीं भी किसी भी कार्य की अनुशंसा करने की स्वतंत्रता उनके पास होती है। इस फंड का उपयोग पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा जैसे विकास कार्यों के लिए होता है। इस योजना की देखरेख सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय करता है। मिसाइल इंटरसेप्टर हाल जो आसमान में खड़ी है, मिसाइल इंटरसेप्टर कैसे काम करते हैं तो बताएं आपको कि आसमान में यानी अंतरिक्ष में जो हमारे उपग्रह हैं वो और ज़मीन पर आधारित रडार स्टेशनों से मिलकर ये पूरी प्रणाली बनती है। रडार रेडियो तरंगों को उत्सर्जित करता है जो वस्तुओं से टकराकर वापस आकर उनको उनका फिगर दिखाता है, और फिगर देखने के बाद लक्ष्य को टारगेट करते हैं, लॉक करते हैं और ट्रैकिंग करते हैं। एक बार लक्ष्य लॉक होने पर इंटरसेप्टर मिसाइल दागी जाती है और खतरे को नष्ट किया जाता है। इन्हीं रडार से जो टेक्नोलॉजी, एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में हम आपको अक्सर पढ़ाते रहते हैं, तो जिन जहाज़ों के पास या जिन उपकरणों के पास, जिन हथियारों के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है वो इन रडार से निकली रेडियो तरंगों के जद में नहीं आते हैं। यानी रेडियो तरंगें वापस से लौटकर रिसीवर तक नहीं जा पाती हैं, बल्कि उन्हें दिशा भ्रमित कर दिया जाता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। क्या है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इस पर हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा सा आपको फिर बता दें कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक तरह का डिजाइन ढांचा है जिसके माध्यम से उत्सर्जित रेडियो तरंगों को रिसीवर के पास न भेजकर उन्हें कहीं अन्य विक्षेपित कर दिया जाता है, उनकी दिशा को परिवर्तित कर दिया जाता है। कुछ इंटरसेप्टर प्रणालियों की बात करें तो आयरन डोम इजराइल का है, पैट्रियट अमेरिका, थार्ड अमेरिका और बाबर 373 ईरान का स्वदेशी दीर्घ दूरी वायु रक्षा प्रणाली है।
तो बाबर 3073 आप याद ध्यान रखिएगा कि ये ईरान की स्वदेशी दीर्घ दूरी वायु रक्षा प्रणाली है, जबकि पैट्रियट अमेरिका की है, आयरन डोम इसराइल और थार्ड अमेरिका की है। यही थार्ड है जिसको भारत खरीदने का प्लान बना रहा था, लेकिन उसने इसकी जगह यस 400 को तवज्जो दी। इसके साथ ही आपको एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बता दें कि हमारी एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कुसा। ये हमारा इंडिजीनियस भारत का स्वतः स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट कुसा के बारे में। अगला हमारा टॉपिक है अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापसी, एक चुनौतीपूर्ण यात्रा, री एंट्री व्हीकल की चुनौतियां और समाधान। आपको बताएं कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय कैप्सूल की गतिज ऊर्जा वायुमंडलीय खिंचाव से टकराती है, जिससे अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है और जलने का खतरा रहता है, बना रहता है। आपको बताएं, आपने देखा होगा हमारे जो फाइटर प्लेन हो या हमारे यात्री विमान या कार्गो विमान, किन्हीं विमानों को आप देखते हैं या आप पक्षियों को ही देख लें, जो पक्षी हमारे हवा में उड़ते हैं, जिनसे हमने इन हवाई जहाज़ की प्रेरणा ली है, उनका भी आगे का जो चोंच वाला हिस्सा होता है वो नुकीला सा होता है। तो नुकीला चोंच क्यों होता है, इसको इस तरह से समझिए, क्योंकि ये अगर तीरनुमा संरचना होती है तो वो वायु को भेदने का काम करती है, वायु के प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करती है, जिससे उनकी गति मिल सकती है और उड़ने में आसानी होती है। जबकि यही जो जिसे हम वरदान समझते हैं, उड़ने के लिए चमत्कारिक तकनीक का एक हिस्सा है ये। जबकि जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, उस वक्त यही तकनीक हमारे लिए काल बन जाती है, जंजाल बन जाती है, क्योंकि आगे का हिस्सा जब नुकीला होता है तो वो एनर्जी को एक ही जगह पर स्टेबलाइज करता है और अपने ऊपर सब ले लेता है, जिससे स्पीड अनियंत्रित तौर पर बढ़ जाती है और आग लगने का खतरा उत्पन्न होता है। इसके समाधान की बात करें तो ब्लंट बॉडी सिद्धांत में क्या है कि जो आगे का नुकीला हिस्सा था उसको बदलकर गोलाकार डिजाइन में कर दिया गया। यह एक क्रांतिकारी डिजाइन साबित हुई। 1992 में इसकी खोज की गई थी। इस गोला करने से क्या होता है, अधिकांश ताप को आसपास की हवा में विक्षेपित कर देता है। समाधान 2 की बात करते हैं तो डी ऑर्बिट बर्न थ्रस्ट को यात्रा की विपरीत दिशा में चलाकर कैप्सूल की गति को नियंत्रित किया जाता है। इससे गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकार होता है और नियंत्रित अवतरण संभव हो पाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी हमने समझाया था, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। क्या है भाई, खुल नहीं रहा है। देखिए डी बर्न में क्या होता है, एक मिसाइल है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। उसी वक्त उस पर जब वो नीचे की तरफ आ रही है तो उसका मोटर क्लॉकवाइज चल रहा है। आप ये समझिए, क्लॉकवाइज उनका मोटर चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, हम यहीं से उनका मोटर एंटी क्लॉकवाइज चला देते हैं, ACW। जब मोटर एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो क्या होता है, जब मोटर क्लॉकवाइज चलता है तो पीछे की यानी अंदर जो आगे सामने हवा है, जो इधर से हवा जा रही है, उसको खींच कर वो पीछे की तरफ ढकेलता है, जिससे आगे की तरफ एक फोर्स जनरेट होता है और ये हमारा जो व्हीकल होता है वो तेज़ी से नीचे की तरफ बढ़ता है। जबकि जब हम इस मोटर को एंटी क्लॉकवाइज चला देते हैं तो वो उस तरफ की हवा को यानी जो पीछे की हवा है उसको खींचता है और आगे की तरफ धक्का देता है। आगे की तरफ हवा जब जाती है तो यहाँ से एक फोर्स जनरेट होता है जो विमान की गति को कम करता है। यही नियंत्रण गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकार करता है और एक सुरक्षित और नियंत्रित अवतरण संभव कर पाता है। यह तकनीक भारत के गगनयान और नासा के आर्टेमिस मिशन में उपयोग की जाती है। तो ध्यान रखिएगा इनको। आगे बढ़ते हैं हम। GST राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि का कारण आयात राजस्व में बढ़ोतरी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी और घरेलू बिक्री में सुधार, उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि, बेहतर कर अनुपालन और डिजिटल निगरानी जैसे कारण हैं जिनसे GST राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि हो रही है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण है डाटा। एक बार आपको डाटा पढ़ लेना चाहिए। 1.73 लाख करोड़ का GST संग्रह भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियाल और कछुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियाल और कछुए छोड़े। जलीय जैव विविधता संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नदी पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना कार्यक्रम जलीय विविधता संरक्षण, घड़ियाल और कछुओं को उनके प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित किया गया, जिससे नदी की खाद्य श्रृंखला मजबूत होती है।
संरक्षित प्रजाति पुनर्वास या नदी पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना कार्यक्रम का हिस्सा है, जो संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके स्वाभाविक वातावरण में वापस लाने पर केंद्रित है। कूनो जैव विविधता का केंद्र चीतों के बाद अब घड़ियाल और कछुओं के पुनर्वास से कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण स्थलों में शुमार हो गया है। आर्बिट्राज फंड, कीमत के अंतर से कमाई। ये जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनको इसके बारे में पता होता है, हालांकि क्योंकि आज के द हिंदू में इसका अच्छा विश्लेषण दिया, इसलिए आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। आर्बिट्राज फंड कैसे काम करता है तो ये बताएं। स्पॉट मार्केट लेन देन तुरंत मौजूदा कीमत पर करता है। फ्यूचर मार्केट लेन देन पूर्व निर्धारित भावी तारीख और कीमत पर होते हैं। अब इसको इस तरह समझिए, जैसे आज एक कंपनी है, कंपनी ए, जिसके वर्तमान शेयर का प्राइस 250 रुपये है, ठीक, जबकि उसके फ्यूचर शेयर का प्राइस अनुमान लगाया गया है कि 265 होने वाला है, ठीक है। तो कंपनी ये आर्बिट्राज फंड में क्या करेंगे, तुरंत इसको खरीदेंगे, आज की डेट में इसको खरीदेंगे और फ्यूचर में इसको बेच देंगे। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी कि जो 15 रुपये का अंतर है, उसे प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से कोई रिस्क नहीं रह जाता, क्योंकि आज की डेट में भाई 265 का उनका ये है कि जाएगा और अभी 250 मिल रहा है, तो तुरंत खरीद के तुरंत बेच देते हैं, जिससे रिस्क बहुत कम हो जाता है। जो वोलेटाइल मार्केट होता है, अस्थिर मार्केट में भी इन दोनों के बीच मूल्य अंतर से आर्बिट्राज फंड लाभ कमाते हैं। यह अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला निवेश विकल्प के रूप में जाना जाता है आर्बिट्राज फंड। तो ध्यान रखिएगा, यूपीएससी इस पर डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है आर्बिट्राज फंड पर। बैंक मित्र वित्तीय समावेशन के दूत की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत नियुक्त बैंकिंग संवाददाता जो दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाते हैं, उन्हें बैंक मित्र कहा जाता है। खाता खोलना, नगद जमा, निकासी और अन्य बुनियादी बैंकिंग सेवाएं बिना पारंपरिक बैंक शाखा के बैंक मित्र प्रदान करते हैं। 100% वित्तीय समावेशन, यानी हर नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं उनके दरवाजे तक पहुंचाने का उद्देश्य यह योजना रखती है। इसी के साथ आज का सेशन हम कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।